Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अभी आपका। आज हम आपकी नई बुक हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर रहेगा आपके 2 ही चैप्टर इसमें मैंने पढ़ने हैं। बाकी चैप्टर्स आपके इस बार के लिए रिड्यूस कर दिए गए हैं। आपका जो 30% का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें आपके बाकी चैप्टर सारे हटा दिए गए हैं। तो एज़ पर द नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। 2 ही चैप्टर को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे इसके अंदर आपका, ठीक है। तो आज हम जो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको अच्छे से ध्यान से आपको कुछ पीछे वाली चीज़ें भी रिकॉल करनी होंगी, आपकी अच्छे से पढ़ना है। जब आप अपनी इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपनी बुक को ज़रूर साथ लेके बैठिएगा, उससे आपका रेफरेंस लिए गए हैं आपके, सो आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देंगे नेशनलिज्म। आज हम पहले डिस्कस करते हैं आपका इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और जो लोग द पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट इनटू द वर्ल्ड हिस्ट्री, दिस इज़ क्वाइट सम इम्प्रेसिव लेसन। काफ़ी अच्छा एक आपका लेसन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग आज जस्ट ग्रांटेड मान लेते हैं हमारे पास कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आई है वो ऐसे आ गई है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स हमारे पास किए, वर्ल्ड वाइडली उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ है और वो हमारे पास स्टार्ट होता है आपका विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। चलिए अब इंट्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं आपका, व्हाट वी आर गोइंग टू नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम इसमें जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में लोग पढ़ेंगे कि ये जो यूरोप है उसके अंदर नेशनलिज्म कैसे फैला। नेशनलिज्म का मतलब प्लीज़ समझिएगा, आपका नेशनलिज्म का मतलब होता है आपका राष्ट्र के प्रति जागरूक हो जाना, अपने एक राष्ट्र के लिए डिमांड करना, सभी लोग मिलजुल कर अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डिस्कस करेंगे आपका नेशनलिज्म इन फ्रांस में आया, आप पढ़ चुके हैं। आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हो। इसके अंदर आपका जर्मनी के अंदर यूनाइटेड कैसे हुआ, जर्मनी कैसे बना, पहले क्या था, क्या सिचुएशन थी, वो कैसे हुआ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इटली के बारे में लोग पढ़ेंगे, राइट। और ब्रिटेन एक यूनाइटेड नेशन बनकर सामने आया, कैसे बना। ये हमारे पास 3-4 आपके टॉपिक रहेंगे जिन पर हमें इसमें डिस्कस करना है। इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट्स रिप्लेसिंग द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। कैसे कैसे जो हमारे पास जो इमरजेंस हुई है आपकी, जैसे मैंने अभी बोला भाई ब्रिटेन जो था आपका वो अलग अलग कंट्री थी, उनको कैसे यूनाइटेड किया गया। फ्रांस था, जर्मनी ही आपका जो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आते थे आपके, इटली वगैरह हैं, ये कैसे आपके जो अलग अलग राजाओं के अंडर आते थे, कैसे वो आपके यूनाइटेड हुए, फिर कैसे वो नेशन बने। इसके बारे में लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये नेशन बनने लगे तो उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या कैसे चीज़ें इन्होंने फॉलो किया, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपके, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, वी विल हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द फ्रेडरिक शोरूम। जो पेंटिंग होती है आपकी, पेंटिंग से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। इसमें आपका जो पेंटिंग होती है उसमें दिखाया गया ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, वाई डेमोक्रेसी एंड द सोशल रिपब्लिक। इसमें क्या दिखाया गया आपका, फ्रेडरिक शोरूम ने 1848 के अंदर एक पेंटिंग बनाई थी। इट वॉज अ सीरीज ऑफ द 4 पेंटिंग, उन 4 पेंटिंग की सीरीज़ में आपका वन ऑफ देम इट इज़, उनमें से ये एक है जिसमें फ्रेडरिक शोरूम ने ये दिखाया गया है कि भाई आने वाला टाइम कैसा होगा, तो वो उन्होंने इसमें दिखाया गया। और दिस पेंटिंग वॉज पब्लिश्ड इन 1848। ये 1848 में पब्लिश थी, जब हमारा जर्मनी, इटली, ये हमारे क्या नेशन भी नहीं बने थे, उस समय उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। क्या है इसमें अगर देखिए, इट इज़ द फर्स्ट प्रिंट आउट ऑफ द 4 प्रिपेयर्ड बाय हिम। ये उसके द्वारा बनाए गए 4 प्रिंट में से एक उसमें से है। शोज पीपल ऑफ द अमेरिका एंड द यूरोप। अभी पेंटिंग के अंदर क्या शो करता है, कई बार आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द पेंटिंग ऑफ द फ्रेडरिक शोरूम डिपिक्ट, क्या बताती है हमें। तो जो आप अगर इसको आप समझना है तो अपनी बुक के साथ अपना प्लीज़ उसको ओपन कीजिएगा, उसमें आप देखेंगे आपका पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं आपका, एक आपका उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया हुआ है, के साथ साथ लोग हैं आपके वो लंबी लाइन के अंदर आपका मार्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके हाथ में फ्लैग है, अपने अपने नेशन के उन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, जिनको उनको सेपरेट किया जा सकता है, उनको अलग करते हैं हमारे पास उनके फ्लैग से और उनके कॉस्ट्यूम से। कुछ कंट्री ने आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपका जो है उसमें एक हाथ में उसकी आपका टॉर्च है जो आपका एनलाइटमेंट को शो करता है आपका, ठीक है, जो प्रकाश को शो कर रहा है आपका, और एक हाथ में उनके सामने एक चार्टर है, द सिटीजन राइट्स के बारे में है आपका, सिटीजन या फिर मैन के राइट्स के बारे में वो आपका चार्टर है आपका, वो आपका दिखाया गया है। उसके अलावा कुछ कंट्री ऐसे हैं जो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, जैसे अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, वो आपका क्रॉस कर चुके हैं। फ्रांस रिसेंटली उस पर पहुँचा ही है आपका, जर्मनी उसके पीछे है, यानी इटली। इस तरह से हमारे पास कंट्री लाइन में लगे हुए हैं आपका, जो धीरे धीरे करके क्या बनते जा रहे हैं आपके, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बनते जा रहे हैं आपके। रिपब्लिक का मतलब जैसे आपने पढ़ा है, रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द नेशन इज़ इलेक्टेड
वो इलेक्टेड होता है, इट इज़ नॉट अ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी होता है आपका वो नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या शो कर रहा है, शोज़ द पीपल ऑफ द अमेरिका एंड द यूरोप मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। इसमें क्या आपका अमेरिका है या फिर यूरोप के जो लोग, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके लोग हैं आपके, वो एक लंबी लाइन में आपके मार्च करते हुए आपको नज़र आएंगे आपका। दूसरा क्या है इसमें, ऑफरिंग द होमेज टू द स्टेचू ऑफ द लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं आप, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना, कि अब वो नेशन स्टेट बन चुके हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है उसके अंदर उसके एक हाथ से मैंने अभी बोला एक टॉर्च है जो एनलाइटमेंट को शो करती है, और दूसरे हाथ में उसके क्या आपका चार्टर है। चार्टर क्या आपका, दिस इज़ द राइट ऑफ द मैन, मैन के जो राइट हैं उनके बारे में उसमें लिखा हुआ आपका। ऑन अर्थ फॉरग्राउंड, अब आप जब इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल फ्रंट में आपका, पिक्चर के बिल्कुल फ्रंट में जो ज़मीन है उस पर आपके जो सिंबल हैं एब्सोल्यूट मोनार्की के, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, वो आपको पड़े हुए बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो नेशन स्टेट है धीरे धीरे करके इन सब मतलब एब्सोल्यूट को ख़त्म करते जा रहे हैं और वो क्या बनते हैं आपके नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू द देयर फ्लैग एंड द कॉस्ट्यूम। अब इसमें आपका बहुत लंबी लाइन में आप साफ देख सकते हैं अलग अलग नेशंस को डिफ्रेंशिएट किया गया है, किसके थ्रू, फ्लैग्स के थ्रू। जो फ्लैग इन्होंने ले रखे हैं उनसे हमें पता लगता है कि ये कौन सा कंट्री है, वो अलग अलग हमारे पास दिख रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, यूएसए एंड द स्विट्जरलैंड बाय दिस टाइम हैज़ बिकम द नेशन स्टेट्स। अब इस समय तक जो आपका दिखाएगा कि वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं आपका अमेरिका और आपका स्विट्ज़रलैंड है, वो नेशन स्टेट ऑलरेडी बन चुके थे इस समय तक, और फ्रांस अभी अभी उसमें दिखाया गया कि फ्रांस भी क्या आपका उसके अंदर नेशन स्टेट बन चुका है आपका। इसमें नेक्स्ट क्या है, फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द ट्राई कलर। फ्रांस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसने जो अपना ट्राई कलर है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड पीपल ऑफ द जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड द गोल्डन फ्लैग। और जो जर्मनी के लोग हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे पास उनके हाथ में फ्लैग है ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का, और जो आपका फ्रांस है उसके हाथ में आपका ट्राई कलर आपका दिखाया गया आपका। तो ये आपका इसके अंदर दिखाया गया। इसके साथ साथ उसके बाद में बहुत सारे नेशन स्टेट्स दिखाए गए हैं आपके, जो धीरे धीरे करके आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ आपके बढ़न की, जो हमारा जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी उसकी तरफ क्या बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हुआ कि नेशन स्टेट्स अमर्ज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके स्टेट्स बनते जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेडरिक शोरू की पेंटिंग में दिखाया गया है, दिस इज़ ऑल। और इसमें आपका अगर और थोड़ा गौर से देखेंगे तो ऊपर आपका कुछ देवता आपको दिखाई देंगे आपका, दे आर शोइंग द मर्सी, वो आपका मर्सी दिखा रहे हैं आपका, दे आर ब्लेसिंग इट, कि ऐसा समय आ रहा है तो वो क्या करें, ब्लेस करें, उनको वरदान दे रहे हैं, या कह सकते हैं आपका कि वो उनको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पर आपका। तो ये हमारे पास पूरा पेंटिंग का डिपिक्ट है। और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट डज फ्रेडरिक शोरू पेंटिंग डिपिक्ट, क्या दिखाती है, क्या शो करती है आपको। तो आपको यही पॉइंट्स इसमें आपको मेंशन करने हैं आपका। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आपका आता है आपका, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट्स। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ये कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन अमर्जिंग द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट्स बनने में फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या रोल है आपको, वो हम देखेंगे आपका। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यू हैव गॉन थ्रू विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन टू द लास्ट क्लासेस। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिकॉल इट, इसको हम सिर्फ याद करेंगे आपका, सिर्फ एक बार दोबारा इसको रिमाइंड करते हैं आपका, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 में हुआ। आप सबको पता है क्यों हुआ, ये आपने बहुत लंबी कहानी अपने फ्रेंड्स के बारे में पढ़ी थी आपका, जो स्टेट्स जर्नल्स थे उनकी मीटिंग होती है, नेशनल असेंबली बनती है एंड ऑल दिस, और वो फिर अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं आपका डिक्लेयर दैम सेल्फ एज अ नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। और ये हमारे पास फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, ये हमारे पास शो करता है आपका कि ये हमारे पास नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र अपने देश के प्रति जागरूकता का पहला सिंबल हमारे पास यहीं से स्टार्ट होता है। अब इस 1789 के अंदर क्या क्या बदलाव हुए, उस 1789 के बाद किस तरह के चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस से पूरे यूरोप पे इफेक्ट पड़ा है, पूरा यूरोप उसे इफेक्टेड हुआ है। वो कैसे हुआ आपका, द सम चेंजेस वर टेकन प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या बदलाव हुए हैं पूरे यूरोप के अंदर। फर्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम मोनार्क टू रूल ऑफ द पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर क्या हुआ, जो मोनार्की का जो शासन हुआ करता है, इनकी राजा का जो शासन हुआ था वो बदल दिया गया था। राजा के शासन से जो शासन था वो किसके हाथ में आ गया था,
लोगों के हाथ में आ गया था इन द फॉर्म ऑफ द नेशनल असेंबली जब बनी थी। नेशन सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी, अब धीरे धीरे करके लोगों के माइंड में अपने देश के प्रति एकजुटता लाने के लिए कुछ सेंस को डेवलप किया गया था। उसके लिए क्या किया गया, द आइडिया ऑफ द ला पात्रे एंड द ले सिटियन केम इन टू द एग्जिस्टेंस। इससे मतलब क्या हुआ, आपका जो आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, ला पात्रे का मतलब होता है द फादरलैंड, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मदरलैंड, उसके वहाँ पे बोलते हैं फादरलैंड, एंड द ले सिटियन का मतलब होता है द सिटीजन। तो ये आइडिया थे आपके कि हम लोग अब एक पूरे लैंड से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ के क्या हैं, सिटीजन हैं। ये आइडिया लोगों के माइंड में आना शुरू हो गया था और ये आइडिया लोगों के माइंड में आया। ये आइडियोलॉजी हमारे सामने आई। न्यू फ्रेंच फ्लैग बाय द रेवोल्यूशनरीज, अब जो वहाँ के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, सभी जो छोटे छोटे राजाओं के अंडर में होते थे आपके, उनके फ्लैग्स को हटाया और पूरे स्टेट और पूरे नेशन के लिए एक फ्लैग को क्या किया उन्होंने डिज़ाइन किया, दैट इज़ ट्राई कलर। और ये डिज़ाइन किसने किया था, आपने रेवोल्यूशनरीज ने किया था आपने, ठीक है, किसने किया था आपका, रेवोल्यूशनरीज ने किया था आपका। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, इसके साथ साथ क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जो एक्टिव सिटीजन जो हमने पढ़े थे, एक्टिव सिटीजन को वोट डालने का राइट दिया गया था, तो उनके द्वारा क्या बनाया गया, नेशनल असेंबली बनाएगी। नेशनल असेंबली ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले, कुछ राइट्स टू द सिटीजन, कुछ सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए, कुछ को एक्टिव बोला, किसी को पैसिव सिटीजन बोला। इसने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेगिंग एंड द वेट एंड द मेजरमेंट। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो पूरा नेशन है उसके लिए क्या बनाया गया, एक जैसा सिस्टम बनाया गया, वेटिंग करने के लिए एक जैसा सिस्टम बनाया गया, मेजरमेंट का एक सिस्टम बनाया गया, जो अलग अलग सिस्टम सबको हटा दिया गया ताकि लोग इस बात को महसूस कर सकें कि वो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं और सबके साथ एक जैसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। नेशनल एंथम एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके साथ साथ क्या आ गया, हमारा एक पूरे देश को नेशनल एंथम बनाया गया, राष्ट्र सॉन्ग बनाया गया, जिसको सभी को क्या बोलते हैं शामिल किया गया, उसके अंदर लोगों तक पहुंचाया गया उसको। इसके साथ साथ पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने का एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया। पूरा सिस्टम जो था आपका, जो छोटे छोटे राज्य थे अपने हिसाब से जिसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, उस सिस्टम को हटा दिया गया और पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने का एक सिंगल सिस्टम बनाया। इससे क्या हुआ कि लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई हम सब एक ही कंट्री के क्या हैं, आपके सिटीजन हैं। यूनिफॉर्म लॉ, अब इसके लिए क्या बनाना शुरू हुआ, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनना शुरू हो गई। हालांकि थोड़ा डिफरेंसेस था, लेकिन फिर भी पूरे कंट्री के लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनने शुरू हो गई। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्कवरेज एंड द फ्रेंच प्रमोटेड। अब फ्रांस में हुआ क्या, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय जो बोलियां थी, उनको डिस्करेज किया, बोला आप कुछ ये भाषाएं नहीं बोलनी, इसकी बजाय हम लोग एक लैंग्वेज बोलेंगे, वो हमारे पास क्या रहेगी, फ्रेंच रहेगी। आपका फ्रेंच को प्रमोट किया गया। इससे भी जब लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं तो आपका तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं आपका, ठीक है। फ्रेंच आर्मी कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म इन अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप। इसके साथ साथ जब फ्रेंच आर्मी, जब इसने फ्रेंच दूसरी कंट्रीज़ में गई तो अपने साथ साथ जो आइडिया थे आपके लिबर्टी फ्रेटर्निटी उनको लेकर गए और ये डेमोक्रेटिक आइडिया थे आपके, दूसरे कंट्रीज़ में भी पहुंचना क्या हो गया, शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि पूरा जो यूरोप है, इन चीज़ों से पूरा यूरोप इफेक्टेड हुआ। दिस वॉज द कंप्लीट यूरोप गॉट इफेक्टेड ड्यू टू दीज चेंजेस दैट हैड बीन टेकन प्लेस इन टू द फ्रांस। ये बदलाव जो फ्रांस में हुए थे, इन बदलावों को देखते हुए सभी कंट्रियों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग भी फ्रांस की तरह ही अपने कंट्री को बनाएंगे। इसके साथ साथ ये लंबा समय नहीं चला, फिर नेपोलियन केम इनटू द पावर, फिर वापस नेपोलियन पावर में आते हैं, विल टॉक अबाउट लेटर। 1799 से 1815 वाटरलू में जिनको डिफीट किया गया था, तो वो आपको वापस पावर में आ जाता है। और फिर से जो हमारा फ्रांस था, पहले मोनार्की के अंडर था, फिर डेमोक्रेटिक हुआ, फिर मोनार्की के अंडर आ गया, यानी अब फिर से नेपोलियन के अंडर आ गया था। ये हमारे पास अंडर आने से क्या हो गया आपका, मोनार्की के अंदर चला जाने से फिर से क्या हो गया, एक साथ डिक्टेटर था आपका, आर्मी जनरल था आपका। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो ये हमारे पास चेंजेस थे बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन चेंजेस की वजह से ही पूरे यूरोप में इन चेंजेस को एक डिफरेंट आई से देखा गया और इसी की वजह से पूरा यूरोप अपने आप को एक स्टेट नेशन में अमर्ज करना चाहता। जो बदलाव फ्रांस में हो रहे थे, इन फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस के कारण ही वो क्या करना चाहते थे, अपने आप को फ्रेंच के जैसा बनाना चाहते थे। और इसी वजह से पूरा यूरोप है उसमें धीरे धीरे करके नेशन स्टेट का आइडियाज़ बनना क्या हो गए, शुरू हो गए। एक के बाद एक कंट्री ने अपने आप को मोनार्की से फ्री करवाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सो ये हमारे पास था हाउ द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट्स अमर्ज इनटू द यूरोप। क्या कारण था, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द मेन। ये रोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं आपका, द रोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इनटू द एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इनटू द यूरोप।
यूरोप के इंटरनेशनल स्टेट को अमर्ज करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल है, तो आप वो इसमें आपका ये सारे आपको पॉइंट्स आपको लिखने होंगे आपके। फ्रेडरिक शोरू की पेंटिंग से रिगार्डिंग आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं आपका, ठीक है। अगर इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, जस्ट गिव अ व्हाट्सअप टू मी, आई विल आंसर यू। हो सकता है थोड़ा डिले होगा लेकिन यू विल गेट योर आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू विद नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, टिल देन हैव नाइस टाइम, बाय।